नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश पेपर 2 को देख रहे हैं जो जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको द रैम्बो पढ़ना है। और रैम्बो को किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ में। लेकिन अगर आप रैम्बो को दूसरे नाम से जानना चाहते हैं तो रैम्बो को माई हार्ट लिप्स अप भी बोलते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है और बहुत ही सुंदर पोएम है जो डीप मीनिंग देती है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए पोएम को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि रैम्बो की कितनी लाइन है। तो कह सकते हैं कि 9 लाइन की ये पोएम है। क्लियर? और 9 लाइन में बड़े ही एडमायर द रैम्बो को किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर मेरे वीडियो नंबर 1 आपने देखा होगा तो आपको मैं उसमें बताया हूँ कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट थे। नेचर से बड़ा ही उनको प्यार था और नेचर से जुड़कर उन्होंने बहुत सारे पोएम्स को लिखे हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला लाइन हमारा क्या है? माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड। माई हार्ट्स लिप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड। कवि कहता है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मुझे बड़ी प्रसन्न मैं होता हूँ। माई हार्ट लिप्स अप, मेरी मतलब मेरा क्या होता है? दिल है से उछलने लगता है, खुशी से उछलने लगता है। कब? जब मुझे लगता है और जब भी मैं किसको देखता हूँ? अ रैम्बो इन द स्काई। जब भी मैं रैम्बो को आसमान में देखता हूँ तो मेरा दिल क्या होने लगता है? प्रसन्नता से कूदने लगता है, उछलने लगता है ना। आप देखोगे यहाँ पे मेटाफर का भी यूज किया गया, क्योंकि उछलने कूदने का काम कौन करते हैं? उछलने कूदने का काम तो इंसान का है, बट दिल का क्या काम है? दिल का धड़कने का काम है। लेकिन यहाँ पे देखोगे राइटर ने दिल को क्या लिप्स अप, मतलब उछलते हैं, कूदते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ भी दिया जाएगा कि कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया। तो जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किसको पोएटिक डिवाइस कहते हैं, जैसे हिंदी में देखोगे रस अलंकार, किसी भी पोएम को बड़े ही अच्छे लहजे में लिखने के लिए उनकी अलग मीनिंग बने, इसलिए पोएटिक डिवाइस का यूज किया जाता है। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस का भी जिक्र आने वाले समय में करूंगा। तो अभी बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि मेटाफर का यूज हुआ है और पोएम में राइमिंग स्कीम भी होते हैं, तो मैं उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको कंसंट्रेट इस वीडियो में करना है कि आखिर पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो पहला लाइन क्या है? माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड अ रैम्बो इन द स्काई। जब भी मैं आसमान में रैम्बो को देखता हूँ तो मेरा दिल क्या होने लगता है? प्रसन्नता से कूदने लगता है, उछलने लगता है। सो वाज आई इट when my life began, so is it now I am a man, so be it when I shall grow old। यहाँ पे बोल रहा है, हम लोग लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें। सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगन, ये ऐसा था जब मेरे जीवन का आरंभ हुआ था। सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगन, एक कैसा था? वैसा ही था जैसे मेरा बचपन में मेरा लाइफ बिगन हुआ था, मतलब मैं जब छोटा था उस समय भी वैसा ही था। सो इज़ इट नाउ आई एम अ मैन, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इंसान बन गया हूँ, आदमी बन गया हूँ। मैं आदमी बन गया हूँ, फिर भी मैं मैन बन गया हूँ। लेकिन क्या है? रैम्बो वैसा ही है जैसे मेरी जीवन की शुरुआत हुई थी। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और मुझे लगता है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि जब मैं क्या हो जाऊँगा? मैं वृद्ध हो जाऊँगा, मैं ओल्ड हो जाऊँगा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तब भी रैम्बो कैसे रहेगा? ऐसा ही रहेगा। कितनी बढ़िया लाइन है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोएट्री को नेचुरल फेनोमेनन की तरफ से देखने का प्रयास किया गया है और रैम्बो को राइटर ने क्या किया है? राइटर ने एडमायर किया है। कह सकते हैं कि रैम्बो क्या है? सिंबल ऑफ सर्वाइवल और सिंबल ऑफ लाइफ। मतलब हम कह सकते हैं कि राइटर ने यहाँ पे रैम्बो के माध्यम से रैम्बो को सिंबलाइज किया है कि हम जब छोटे थे तो रैम्बो 7 रंगों के होते थे, उनको देखते थे, और जब आज मैं बूढ़ा हो गया, मेरा लाइफ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मैं छोटा बच्चा था, मैं चल नहीं सकता था, मेरी माँ हमें छोटे से बड़े करते थे, मैं टीचर हमें सिखाते थे। मैं जब आसमान में उसमें रैम्बो को देखता था, उस समय भी रैम्बो ऐसा ही दिखता था, और जब मैं आज ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया, तो रैम्बो भी उसी शेप में नज़र आ रहा। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मेरे लाइफ में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। मैं छोटा से आज इतना बड़ा हो गया और मैं अब
कुछ समय के बाद इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस 6 लाइन में, 6 कह सकते हैं, अब 4 लाइनों में हमने क्या क्या समझने का प्रयास किया कि मेरा दिल उस तरह से धड़कता है जैसे बच्चे कैसे उछलते कूदते हैं, उस तरह से मेरा दिल धड़कने लगता है, उछलने कूदने लगता है। कब? जब भी मैं रेनबो को आसमान में देखता हूँ। और वो ऐसा ही था जैसे मैं बचपन में था, और आज मैं जब बड़ा हो गया वैसा ही रेनबो दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो ओल्ड हो जाऊंगा, तो उस समय भी रेनबो इसी तरह से नज़र आएगा। और लेट मी डाई, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु के बाद भी ऐसा ही रहेगा। देखिए कैसे पोयम है, सो पोएट है, सो पोएम को बताने का प्रयास करें कि और लेट मी डाई, अगर मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद भी, मेरे जाने के बाद भी रेनबो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। और एक बहुत ही बढ़िया लाइन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। मतलब मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूँ तो कम शब्दों में मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। क्लियर? कहने का मतलब है जो बच्चा होता है इंसान का पिता होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा ही बड़ा बनता है, और कहा जाता है कि वही छोटा सा बच्चा बड़ा होकर ओल्ड भी हो जाता है, बूढ़ा बनता है, जवान बनता है, आगे जाके पिता बनता है। तो द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी। और यहाँ पे बोल रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिन भी इसी कामना के साथ गुजरे कि द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ द मैन। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा किसका होता है? छोटा बच्चा इंसान का पिता होता है। उसी तरह मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि मेरे दिन भी उसी तरह से बीते। बॉन्ड इज टू इच बाय नेचुरल पाइटी, हर दिन एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर करके। मतलब मैं हर दिन क्या करूं? अगर मैं उठूं तो क्या करूं? हर दिन मैं अपनी दिन की शुरुआत प्रकृति के लिए निर्वहन कर सकूं। मतलब मैं प्रकृति का प्रेज कर सकूं, मेरा दिन की शुरुआत क्या हो, ऐसा हो कि मैं एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर सकूं, नेचर की मैं प्रशंसा कर पाऊँ। मतलब इस छोटी सी पोएम में बड़ा डीप मीनिंग है जो पोएट यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से आपको एक बार वीडियो को देखना है। मैंने आपके लिए एक बड़ा अच्छा काम ये कर दिया है कि मैंने सबको पॉइंट आउट कर दिया, आप इसको शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ, अ रिनॉन्ड इंग्लिश रोमांटिक पोएट, रोट अ फेमस पोएम टाइटल माई हार्ट लिप्स अप, ऑल्सो नॉन एज द रैम्बो, इन 1802। मतलब इसको कब लिखा गया था? 1802 में लिखा गया था, और इसे द रैम्बो के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हो तो देखो, मैंने उसी जो बात मैंने ऊपर बताया उसी को मैंने हिंदी में शॉर्ट समरी के रूप में कर दिया है। अगर आप हिंदी में इसे पढ़ना चाहते हो तो कवि अपनी कविता की शुरुआत में कहते हैं कि जब भी वह आकाश में एक इंद्रधनुष को देखते हैं उनका हृदय उछलता है। उन्हें यह ध्यान आता है कि जैसे उनका जीवन शुरू होता है वैसे ही इंद्रधनुष उन्हें आकर्षित करता है। वे कहते हैं कि जैसे ही वह बचपन में इंद्रधनुष के साथ खेलने में खुश होते थे, वैसे ही अब वह व्यस्त हो गए तब भी उन्हें इंद्रधनुष का दृश्य देखने में आनंद आता है। वैसा ही उनको प्रतीत होता है, उन्हें यही चाहिए। जब वो बूढ़े हो जाए तो भी इंद्रधनुष वैसा ही रहेगा जैसे वह इंद्रधनुष जैसे ही हो जाए या मौत हो जाए। कह रहे हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं तो बदल जाऊंगा, लेकिन इंद्रधनुष कभी ना बदले, वो ऐसा ही रहे। तो उस समय में भी वो इंद्रधनुष को देखे। मतलब उनकी कल्पना है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मैं इंद्रधनुष को देख पाऊं। अगर वह नहीं देख पाएंगे तो बेहतर है कि उनकी मृत्यु हो जाए। मतलब कह सकते हैं कि राइटर है सो इंद्रधनुष को अपने लाइफ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बात करें तो व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट दिस पोएम, कब इस पोएम को उन्होंने लिखा? तो आप बड़ा ही आसान, आप पोएम को अगर डिटेल्स में देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 26 मार्च 1802 में। क्लियर? और अगर इनके दूसरे टाइटल का हम बात करें, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, तो 1807 में वो आई थी। क्लियर? हु रोट द पोएम माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हेनरी, तो शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आपको किनके साथ जाना है? विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जाना। मतलब हमारा ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। क्लियर? अब अगर हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बर्थ डेट? जैसा कि आपको मैंने लाइफ और वर्क से रिलेटेड जब पहला लेक्चर लिया था तो बताया था कि इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में। और डेथ की बात करें तो आपको डेथ भी याद रखना होगा, 1850 में। और इनको पोएट लॉरेट कब बनाया गया था? 1861
1943 में। और किनकी मृत्यु के बाद? रॉबर्ट सौदे के बाद बनाया गया था। और कह सकते हैं कि इन्हें इनके एज को, रोमांटिक एज को एज ऑफ द वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। क्लियर? और ये एसटी कॉलेज के साथ मिलकर के लिरिकल बैलेट्स को भी लिखा था। और कब पब्लिश हुई थी? 1798 में। तो कुछ चीज़ों को आपको मेमोराइज करना होगा, थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपको दिमाग में बना रहे। हम लोग चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लिप्स अप। लिप्स अप मतलब क्या होता है? डांसेस, साइन, जम्प्स अप। तो अब देखना कि उछलना कूदना, जैसे बच्चे कैसे खुशी से उछलते कूदते हैं, तो राइटर भी अपने दिल को क्या करा, वो उछलने लगता है, कूदने लगता है। एक मेटाफर का यूज किया गया है। हिंदी जैसे आप पढ़ोगे तो रस अलंकार जैसे होते, उसी तरह इंग्लिश में राइटर पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं पोएम को लयबद्ध बनाने के लिए, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोएटिक डिवाइस कहा जाता है। लिटरेरी टर्म का यूज किया जाता है। क्लियर? जो कि मैं आगे के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 क्वेश्चंस की ओर। व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज लीपिंग व्हेन ही सी अ रैम्बो? क्या उसका, क्या जब भी वो आसमान में रैम्बो का दिखता है तो क्या लिंपिंग होने लगता है? सोल, लेग्स, हार्ट्स, नन ऑफ दी। उसके आत्मा उछलने लगते हैं, लेग्स उछलने लगता है, हार्ट। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसका दिल उछलने कूदने लगता है खुशी से जब भी वह रैम्बो को देखता है। अगर हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर जाए तो हाउ मेनी लाइन्स डज द पोएम कंसिस्ट ऑफ? कितने लाइन पोएम में? देखो जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? जब भी आप अगर जनरल इंग्लिश का पेपर दोगे तो आपको माइंड सेट करके रखना है कि बड़े जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के हो, पीजीटी एग्जाम देने वाले, तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि रैम्बो को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हो माय हार्ट लिप्स अप। अगर आपको कब लिखा गया वो आपको बताना है, किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया वो बताना। बट अगर आप जनरल कंपटीशन और इंग्लिश पेपर को आपने रखा है तो आपसे जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बताना क्या है कि बताना ये है कि बस हार्ट्स उसके उछल रहे थे। छोटे छोटे आपका ओवरव्यू को समझने का प्रयास किया जाएगा कि आपने राइटर को कैसे पढ़ा, पोएम के लाइन बाय लाइन आप गए हो कि नहीं। अगर लाइन की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। किस पोएम से ली गई है? तो रैम्बो से ली गई है। हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी लाइन्स डज द पोएम कंसिस्ट? तो मैंने बताया कि इसमें कितने लाइन है? 9 लाइन है। क्लियर? व्हाट डिड द पोएट एडमायर इन द पोएम? इस पोएम में किसको एडमायर किया जा रहा है, किसकी प्रशंसा की जा रही है? तो यहाँ पे रैन का, एनिमल्स का, रैम्बो का। तो हम बात करेंगे कि रैम्बो की प्रशंसा की जा रही है। तो मैंने वैसे प्रश्नों को लिया है जो प्रीवियस ईयर में किसी अगर सेंट्रल लेवल के सीजीएल एग्जाम हुए हैं तो उनसे रिलेटेड, या यूपी टीजीटी या एसएससी ने, जेएसएससी ने जब भी कुछ एग्जाम लिए हैं और अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन बन पाए हैं तो आपके सिंपल टाइप के क्वेश्चन बने जिनको मैंने उठाने का प्रयास किया और आपसे मैंने डिस्कस किया। मतलब आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो कि पोएम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आई होप आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और आपने इस पोएम को समझा होगा। अगर आपको समझ नहीं बनी होगी तो एक बार फिर से वीडियो को देखना है और छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। पोएम 9 लाइन का है तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। आपके स्टडी टेबल में इस पोएम को रखना चाहिए ताकि जब भी आपको कुछ लगे तो एक बार हम इस गो थ्रू लाइन के थ्रू चले जाएं। क्लियर? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना। और अगर आगे आप हमारा पीजीटी का मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो आप इजीली आप ले सकते हो, जहां पे मैंने पहला मॉक टेस्ट हमारा अपलोड भी हो गया ऐप्स में और जो सबके लिए फ्री है। आप जाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने उतने ही क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन द वेस्टलैंड से पूछे गए हैं मैंने उतने ही क्वेश्चन इसमें डाले हैं। मतलब एकदम टू दी पॉइंट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने सेट किया है। बड़ा मजा आएगा। तो आप एक बार अपने आप को जज करो कि कितने नंबर आप किए हो और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके बताना। अगर आप हमारे साथ एसएससी सीजीएल का पेपर 3 का भी आप मॉक देना चाहते हो तो आज संडे है, आप इसको दे सकते हो। एक्सरसाइज खोटा के लिए भी है। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो पेपर 2 का अगर आप लेना चाहते हो हमारे साथ हमारे कोर्स को तो आप ले लो। आपको बड़ा ही आसान होगा और आप बड़े आसान भाषा में इसको समझ जाओगे। और हमारा प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के हर दिन 25 प्रश्नों का क्विज दे सकते हो। और आने वाले समय में मैं अभी इंग्लिश का भी
जो एसएससी सीजीएल के हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए भी, और जो पीजीटी इंग्लिश के उनके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन हर दिन लेकर के आपके लिए आऊँगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो कंप्लीट क्रैश कोर्स मैंने आज लॉन्च किया है, क्लियर। तो आप इसमें देखोगे कि कम समय में, मतलब 2 महीने में अगर आप सारी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो इस कोर्स को लेकर के आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे कोई कोर्स परचेज नहीं करते, लगता है कि सेल्फ स्टडी करके हम सारा कंप्लीट कर लें। बहुत बड़ी बात है, सेल्फ स्टडी तो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपका सेल्फ स्टडी के बाद भी आपका भी कॉन्फिडेंट लेवल कम है, आपको लगता है कि मुझे रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज में भी कन्फ्यूजन है, कौन से राइटर कहाँ से है, जॉर्ज इलियट ने मिडिल मार्च को लिखा लेकिन मिडिल मार्च की मुझे कहानी ही नहीं पता है, थॉमस हार्डी का जूड द ऑब्सक्यूर्स में क्या कैरेक्टर क्या थीम है मुझे पता ही नहीं है, क्लियर। ईमा जैन ऑस्टिन की है लेकिन मुझे पता नहीं। तो सारे चीज़ों को मैं डिटेल्स में ना जा करके ऐसे बताऊंगा ताकि कैरेक्टर से बनने वाले प्रश्न, राइटर की कोट से बनने वाले, लाइन से बनने वाले प्रश्न आप इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अच्छे से अपनी तैयारी को 2 महीने में कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंट लेवल बूस्टअप होगा, क्लियर। तो आप इस क्रैश कोर्स के थ्रू भी जा सकते हो। दूसरा भी पेपर हमारा अभी 749 में कम, सबसे कम है। हमारी S4G का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि हम लोग कम पैसे में लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं ताकि पैसे के अभाव में उनकी स्टडी ना रुके, क्लियर। आप झारखंड समान ज्ञान का भी हमारा कोर्स ले सकते हैं जो कि सबसे बढ़िया कोर्स कहा जाता है। 149 रुपये में 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लियर। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अच्छे से स्टडी करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और एक दूसरे राइटर को फिर समझने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।